जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तुमकुर में बनाई गई है HAL की सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैसिलिटी। भारत, फ्रांस और UAE डिफेंस, एनर्जी और इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाएंगे अपना कॉपरेशन। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक और एंटी इंडिया टूल किट हुआ एक्सपोज। 3 साल में पहली बार भारत के मिलिट्री इंपोर्ट में आई है कमी और अग्निवीर रिक्रूटमेंट में इंडियन आर्मी ने किया बदलाव। फरवरी 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका के तुमकुर में HAL की एक नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। और ये जो नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, इसका पूरा नाम है ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। तो ये लगभग 615 एकड़ की जमीन पर फैली है और इस फैक्ट्री को खास तौर पर इस तरह से बनाया गया है ताकि ये भारत की सभी हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट्स के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बने। और ये भारत की सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी होने वाली है, जहां पे शुरुआत में LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन होगा और फिर बाद में इसमें LCH, IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोड हेलीकॉप्टर्स, तो इन सभी का उत्पादन भी यहीं पर ही किया जाएगा। और इस फैक्ट्री में भविष्य में LCH, LUH, IMRH और ALH के सिविलियन वर्जन की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग भी होगी। यानी कि ये फैक्ट्री इन हेलीकॉप्टर्स की MRO फैसिलिटी भी होगी। और भविष्य में जो भारत के LUH हेलीकॉप्टर की सिविलियन वर्जन के एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को भी इसी फैक्ट्री से पूरा किया जाएगा। बाकी HAL की योजना है 20 वर्षों के टाइम पीरियड में 3 से 15 टन तक की रेंज में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस करना। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से लोकसभा को सूचित किया गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत ने करीब 1.93 लाख करोड़ रुपीस तक के मिलिट्री हार्डवेयर को खरीदा है। और इन पिछले 5 वर्षों में जो प्रमुख डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए गए तो उनमें हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट रेडार्स, रॉकेट्स, गन्स, असॉल्ट राइफल्स, मिसाइल्स और एम्यूनिशन शामिल हैं। और आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में ये जो इंपोर्ट था ये लगभग 30,677 करोड़ रुपए के आसपास था। फिर 2018-19 में बढ़कर 38,000 तक पहुंच गया था। 2019-20 में ये फिर से बढ़कर 40,000 तक पहुंचा। 2020-21 में 43,000, लेकिन फिर 2021-22 में कम हुआ जो कि था 40,839.53 करोड़ रुपीस। और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के चलते 3 वर्षों में पहली बार भारत के मिलिट्री इक्विपमेंट की इंपोर्ट में गिरावट देखी गई है। भारत, फ्रांस और UAE, तो इन 3 देशों के विदेश मंत्री एक फॉर्मल ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव को स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। और इस इनिशिएटिव के तहत ये तीनों देश मिलकर म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले कई सारे फील्ड्स में अपने बीच के कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। और इसी के तहत तीनों देश मिलकर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के साथ काम करने की संभावनाओं को भी तलाशेंगे। और 3 ऐसे प्रमुख क्षेत्र जिन पर इस इनिशिएटिव का स्पेशल फोकस रहेगा, तो वो 3 क्षेत्र हैं डिफेंस, एनर्जी और इंडियन ओशन रीजन। अब रही बात डिफेंस की, तो इस इनिशिएटिव के साथ तीनों देशों की डिफेंस फोर्सेस के बीच कई तरह के कोलैबोरेशंस, ट्रेनिंग, तो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किए जाने के अलावा जॉइंट डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, तो इस तरह के प्रयास देखने को भी मिलेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत, UAE और फ्रांस, इन तीनों के एयरफोर्सेस में एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो है रफाल फाइटर्स। और बाकी जैसा कि इंडियन नेवी के द्वारा भी रफाल M फाइटर को चुने जाने की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि अभी ऑफिशियल तो कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन संभावना रफाल M की ही ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर इंडियन नेवी रफाल M को ही चुनती है तो फिर MBDA की तरफ से रफाल M के साथ साथ नेवी का जो अपकमिंग TDBF फाइटर है, तो उसके लिए भी कुछ एडवांस वेपन सिस्टम्स ऑफर किए जाएंगे। और जबकि इस अपकमिंग एरो इंडिया शो में भी MBDA अपने कई सारे एडवांस वेपन्स को डिस्प्ले करने वाली है, जिसमें दुनिया की एकमात्र 5th जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट माने जाने वाली एंटी शिप मिसाइल एक्जोसेट और ऐसी कई सारे वेपन सिस्टम्स हैं जो MBDA डिस्प्ले करेगी। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि 100 में से कितने प्रतिशत संभावना है कि इंडियन नेवी रफाल M फाइटर को ही चुनेगी? अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। आर्मी ने अग्निवीर्स की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है और वो बदलाव यह है कि फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट पे जाने से पहले एस्पिरेंट्स को पहले एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि CEE देना होगा। और अग्निवीर के रिक्रूटमेंट के लिए जो पहला ऑनलाइन CEE एग्जाम है, तो वो अप्रैल के महीने में देश भर के लगभग 200 लोकेशंस में आयोजित किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो फिर वही आगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाएंगे, जो कि रिक्रूटमेंट रैलीज के दौरान कंडक्ट किया जाएगा। और फिर वो भी क्लियर होता है तो फिर अंत में मेडिकल टेस्ट होगा। जबकि इससे पहले की जो प्रोसेस थी, तो उसमें सबसे पहला स्टेप था फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर करना। फिर जो उसको क्लियर करते थे तो उनका मेडिकल टेस्ट होता था, और मेडिकल टेस्ट को जो क्लियर करता था तो फिर अंत में ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। यानी कि जो एग्जाम देने वाली प्रोसेस थी ये लास्ट स्टेप था, पर अब इसे बदलकर पहला स्टेप कर दिया गया है। और बाकी रिक्रूटमेंट से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आयोजित इंडियन एयरफोर्स के एनुअल कमांड लेवल एक्सरसाइज पूर्वी आकाश के बीच आज ईस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल SP धारकर ने तेजपुर एयरबेस को विजिट किया था।
और इस दौरान उन्होंने फाइटर्स से शॉटी भी कंडक्ट करी और यहाँ के ऑपरेशंस प्रिपरेशंस की समीक्षा भी की है। और जबकि आज शनिवार को वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने भी नॉर्दर्न बॉर्डर्स में फॉरवर्ड एरियाज को विजिट किया है। और ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स ने लगभग अपने सभी एयर बेसिस को चीन और पाकिस्तान की तरफ से उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए वेरी हाई लेवल ऑफ रेडीनेस में मेंटेन करके रखा हुआ है। और बाकी अगर आप भी यहाँ तक वीडियो को विजिट कर चुके हैं तो एक विजिट वीडियो के लाइक बटन पर भी कर लेना, उसको क्लिक करके। कल रात को राजस्थान के श्री गंगानगर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक और पाकिस्तानी ड्रोन को शॉट डाउन किया है और इस ड्रोन से करीब 6 किलोग्राम तक के नार्कोटिक्स को भी सीज किया गया है। जबकि इससे पहले 2 और 3 फरवरी की रात को भी पंजाब में सीमा के पास बीएसएफ ने एक और ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रोन को शॉट डाउन किया था, जिससे 5 किलोग्राम तक की हेरोइन रिकवर की गई थी। आगे पाकिस्तान से जुड़े भी कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट आए हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये तो आप सभी को बताइए कि पाकिस्तान लगभग कंगाल हो चुका है, वहाँ लाखों लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, आटा बिजली पानी सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो व्यस्त है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में। और पाकिस्तान की ऐसी एक और एंटी इंडिया टूल किट एक्सपोज हुई है जिसे पाकिस्तान के फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स सर्कुलेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से दुनिया भर में फैले सभी पाकिस्तानी मिशंस को लेटर भेजा गया है जिसमें उनके प्रोपेगेंडा मटेरियल से जुड़ी सारी जानकारी है, जैसे कि वीडियोस के लिंक, हैशटैग के बारे में इंफॉर्मेशन और ऐसी बाकी चीजें। और उन सभी पाकिस्तानी मिशंस को कहा गया है कि वे ये जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से पब्लिश करें। और ये लेटर को देखकर तो यही लगता है कि कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करने के लिए पाकिस्तान ने एक स्पेशल मिनिस्ट्री बना के रखी है और अपने सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडरिटी डे के नाम पर वो वीडियोस के माध्यम से कश्मीर से जुड़ी फेक स्टोरीज को फैला रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि हर कोई इस बात को समझ सकता है कि कश्मीर को लेकर इस तरह के प्रोपेगेंडा करने का पाकिस्तान का प्रमुख उद्देश्य है कि अभी उसका जो कंगाल स्टेटस है जो कि पूरी दुनिया देख रही है, तो थोड़ी देर के लिए दुनिया का ध्यान उस पर से हट जाए। और सबसे दिलचस्प बात इसमें हमें यह देखने को मिली कि पीओके में जो पाकिस्तान कर रहा है और पीओके के लोग जिस तरह से परेशान हैं, तो वहाँ के क्राइसिस को इग्नोर करके पाकिस्तान की सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारत कश्मीर पर अत्याचार कर रहा है। जबकि सच्चाई और कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए भारत ने जितने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, पाकिस्तान की सरकार तो शायद उन्हें कभी काउंट भी ना कर पाए। और इतने बुरे हालात में भी पाकिस्तान द्वारा इस तरह के प्रोपेगेंडा करने को लेकर हम तो बस पाकिस्तान को यही कहना चाहेंगे कि भाई कर क्या रहा है तू। घर में ये चेक करने के बजाय कि आज खाने का जुगाड़ कहाँ से होगा, आटा कहाँ से लाएंगे, पाकिस्तान कहाँ लगा पड़ा है कश्मीर को लेकर। और सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है जिसका जवाब शायद पाकिस्तान के पास भी नहीं है कि वो कश्मीर लेके करेगा क्या। और एक और अपडेट है कि पाकिस्तान ने अपने वहाँ विकीपीडिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, यानी कि वो ब्लॉक हो चुकी है। और उसका कारण यह है कि पाकिस्तान की टेलीकॉम अथॉरिटी ने विकीपीडिया को 48 घंटे दिए थे कि वे अपनी साइट से उनके खिलाफ ऑफेंसिव मटेरियल और क्रिटिसाइज करने वाली चीज़ों को हटा दे। और आपको क्या लगता है विकीपीडिया का जवाब क्या आया होगा? नहीं, तो बस विकीपीडिया ने मना कर दिया और पाकिस्तान ने उसे ब्लॉक कर दिया। और पाकिस्तान द्वारा विकीपीडिया को ब्लैकलिस्ट किए जाने का जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो है विकीपीडिया पर मौजूद ईश निंदा से जुड़ा कंटेंट, यानी कि एक ऐसा कंटेंट जिस पर धार्मिक रूप से कुछ संवेदनशील सामग्री हो। जबकि आपको पता हो कि विकीपीडिया एक फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है और जिसे वर्ल्ड वाइड वॉलंटियर्स द्वारा ही एडिट किया जाता है। और विकीपीडिया को होस्ट करती है विकीमीडिया फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और इनकी तरफ से जवाब में ये साफ तौर पर कहा गया था कि विकीपीडिया में कौन सा कंटेंट शामिल करना है, उसे कैसे मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ों का निर्णय विकीपीडिया नहीं करती है, तो वो वर्ल्ड वाइड वॉलंटियर्स द्वारा किया जाता है। पर खैर ये तकनीकी बात है, पाकिस्तान सरकार में बैठे उन बुद्धिजीवियों को समझ कहाँ आने वाली थी। और जबकि एक डिजिटल राइट एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान के इस फैसले का विरोध भी किया है और उनका साफ कहना है कि विकीपीडिया पर इस तरह का जो बैन है वो न केवल असंवैधानिक है बल्कि बेहुदा भी है। और विकीमीडिया फाउंडेशन की तरफ से पाकिस्तान सरकार को आग्रह किया गया है कि वे विकीपीडिया को फिर से रिस्टोर करें, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान में विकीपीडिया को ब्लॉक करने से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लोगों का मुफ्त ज्ञान तक पहुंचना बाधित हो जाएगा और इससे लोग पाकिस्तान के इतिहास और संस्कृति को जानने से वंचित हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान सरकार मानवाधिकार के रूप में ज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता में विकीमीडिया फाउंडेशन के साथ जुड़ी रहेगी और विकीपीडिया तथा विकीमीडिया की परियोजनाओं तक पहुंच को तुरंत बहाल करती रहेगी, ताकि पाकिस्तान के लोग दुनिया के साथ ज्ञान प्राप्त करना और साझा करना जारी रख सकें। मतलब कमाल की बात यह कि पाकिस्तान में चुनिंदा मुफ्त की चीज़ों में से एक विकीपीडिया ही होगा जो कि पाकिस्तान की आवाम फ्री में ले सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उसे ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। और ब्लैकलिस्ट करने का जो कारण दिया गया है उसका तो क्या ही कहना। और इस तरह की हरकत देखकर तो हमें बस एक ही डायलॉग याद आ रहा है, डैश 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 नवाबी ना घटे। अब आगे तो आप समझदार ही हो, लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस अपने दिमाग में उसको इमेजिन कर लीजिए। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको एक इंसिडेंट के बारे में जानकारी दी थी कि यूएस एयर स्पेस में चाइना के एक स्पाई बलून ने प्रवेश किया था, फिर जिसे बाद में यूएस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। तो अब पेंटागन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक लैटिन अमेरिका के ऊपर एक और चाइनीज स्पाई बलून को उड़ान भरते हुए देखा गया है। और अब तो इस मामले पर चीन की तरफ से भी बयान देखने को मिला है और चीन ने इस बात को स्वीकार किया है कि यूएस की कस्टडी में जो चाइनीज स्पाई बलून है वो उनका ही है। लेकिन इसके साथ चीनी पक्ष ने यह भी कहा, और अब ध्यान से सुनना क्या कहा,
कि हमारा यूएस एयर स्पेस का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था और हमने कभी भी किसी संप्रभु देश के क्षेत्र या हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है। बस अमेरिका में कुछ पॉलिटिशियंस हैं और उनकी जो मीडिया है तो वो चीन को बदनाम करने के लिए इस मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। अच्छा, और फिर चीन की तरफ से भी बताया गया है कि जो बलून यूएस एयर स्पेस में एंटर हुआ तो वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सिविलियन एयरशिप थी, जिसे चीन मुख्य रूप से मीटरोलॉजिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। और उनकी जो एयरशिप है तो वो वेस्टर्न ईस्ट के प्रभाव और अपनी एक लिमिटेड सेल्फ स्टीयरिंग कैपेबिलिटी के चलते अपने प्लान कोर्स से बहुत दूर चली गई थी और ये पूरी तरह से एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी और फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर है। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो चीन ये कह रहा है कि उनकी जो एयरशिप है ये हवा के बहाव की वजह से यूएस एयर स्पेस में चली गई और उनकी इस एयरशिप में बहुत ही लिमिटेड सेल्फ स्टीयरिंग कैपेबिलिटी है तो वो कंट्रोल भी नहीं हो पाया। चलो मान लेते हैं चीन कह रहा तो सच ही होगा, चीन कभी झूठ थोड़ा ना बोलता है। लेकिन अब जो दूसरा वाला बलून दिखा है उसका क्या? चलो ये भी हवा से आ गया होगा और क्या, आखिरकार चीन है भाई, चीन झूठ थोड़ा ना बोलता है। और बाकी आपको ये जरूर बता देते हैं कि इस स्पाई बलून वाले मामले को लेकर यूएस एक्सपर्ट का मानना है कि जो एक चाइनीज बलून यूएस एयर स्पेस में दाखिल हुआ था जो कि यूएस की सेंसिटिव बैलिस्टिक मिसाइल साइट के ऊपर उड़ान भरा था, और जो दूसरा चाइनीज बलून स्पॉट हुआ है तो वो लैटिन अमेरिका के ऊपर है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी कंफर्म नहीं की गई है। जबकि यूएस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइनीज सर्विलेंस बलून के पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसे शूट डाउन करना भी काफ़ी मुश्किल है और इसमें कुछ ऐसी स्टीयरिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही हैं जो फिलहाल अभी यूएस मिलिट्री भी इस्तेमाल नहीं कर रही है। और इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि इस बलून को ऑपरेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किए जाने की संभावना भी है। और सर्विलेंस जैसे पर्पस के लिए इस तरह के बलून्स को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि ये रेडार्स पर आसानी से नहीं दिखते हैं। लेकिन फिर भी बात तो वही है ना, चीन कह तो रहा है कि वो अपने बलून से मौसम की जानकारी ले रहे थे, ये सब कर रहे थे, ठीक ही कह रहे होंगे। ये कुछ वैसा ही मामला जैसे चाइना की रिसर्च वेसल पानी के बहाव की वजह से इंडियन ओशन में कुछ ज़्यादा अंदर को आ जाती है तो कभी गलवान पर तवांग पर चाइनीज ट्रूप्स गलती से हवा के बहाव में इधर आ जाते हैं और फिर ऊपर से बिना गोलगप्पे वाली पार्टी लिए बगैर वापस भी नहीं जाते हैं, तो हो जाता है ऐसा। और चीन के साथ तो अक्सर होता ही है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन कपिल कुंदू, हवलदार रोशन लाल, राइफलमैन राम अवतार और राइफलमैन शुभम सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।